नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा, देश में कोयले की कोई कमी नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 124 करोड़ 10 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज से प्राथमिक कक्षाएं फिर शुरू की। नागालैंड आज स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इंडोनेशिया के बाली में बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच जीता। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट करते हुए जल, जंगल, जमीन के नारे के साथ निजाम और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया? इस प्रश्न का सही जवाब है, इसका सही उत्तर है कोमाराम भीम। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं असम के शिवसागर से विजन बरुआ। मेरा नाम बिजन बरुआ है। मैं आसाम राज्य की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का धन्यवाद करता हूं। मैं बचपन से नियमित रूप से आकाशवाणी समाचार सुनता हूं। इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है और इसका खबरें विश्वसनीय होती हैं। आसाम के ओर से स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने वाला प्रमुख मनीराम देवान, कुशल कुंवर, कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी फुकननी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं देता हूं। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 6 दिसंबर को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित बिजली घरों में कम उत्पादन और तेज वर्षा के कारण कोयले की आपूर्ति में बाधा आई। कोयला भंडारण में इस वर्ष 5 अक्टूबर को 7.2 मिलियन टन की कमी आई थी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और अब ये 16.74 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर कहा है कि राज्यसभा से निलंबित सांसदों को अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज सवेरे संसद के बाहर संवाददाताओं के प्रश्न के उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि सरकार बांध सुरक्षा विधेयक कल ही राज्यसभा में पारित करा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि सरकार चाहती थी कि सभी सांसद सदन की कार्यवाही में भाग लें।
महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना ये तो बहुत हास्यास्पद है। इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके इसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो। इस बीच सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने आज भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने निलंबन वापस लेने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को बताया कि वे इस संबंध में बैठक कर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। बाद में राज्यसभा के निलंबित सदस्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। लोकसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांसद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने और पूरे देश में अनाज की खरीद की एक समान नीति की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गई। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही संपन्न की। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 12 सदस्यों के निलंबन के विरोध में सदन में हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से आग्रह किया कि प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध प्रश्न उठाने दें, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों सहित विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के बीच उपसभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बाहर से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन उन्हें फिर से जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल 5% यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह परीक्षण से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। मलेशिया ने ऐसे देशों के यात्रियों के आगमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इससे पहले कई देश अफ्रीकी देशों के यात्रियों के आगमन पर रोक लगा चुके हैं। केंद्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगने के बाद कुछ देशों को जोखिम वाला देश घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विदेशों से राज्य में आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज से प्राथमिक स्कूलों को फिर खोलने की अनुमति दे दी है। शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 7 तक और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 4 तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अन्य सभी कक्षाओं में पढ़ाई पहले ही शुरू हो गई थी। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन और पर्याप्त तैयारी न होने के कारण कुछ जिला प्रशासनों ने इस फैसले को लागू करने की कार्रवाई अभी टाल दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर जांच शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यवस्था का जायजा लिया। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के देशों से नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने की अपील की है। संगठन ने कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 124 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान 8,900 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा, देश में कोयले की कमी नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 124 करोड़ 10 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज से प्राथमिक कक्षाएं शुरू की। नागालैंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इंडोनेशिया के बाली में बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून जाएंगे। वे करीब 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे के सुधार की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी तथा पर्यटन बढ़ेगा। ये परियोजनाएं दूर दराज के इलाकों तक सड़क संपर्क बढ़ाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार शुरू की जा रही हैं। श्री मोदी 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण परिक्रमा में किया जाता है। आज की कड़ी में मेरठ के शहीद स्मारक के बारे में जानकारी देंगे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गायन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी सुचेता कृपलानी को। उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में शामिल रही सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला सांसदों में से एक थीं। उन्हें किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रहीं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था। काम के प्रति उनके समर्पण से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। अपने लेखों में गांधी जी ने उनका वर्णन साहसी महिला के रूप में किया। वे 1946 में गांधी जी के साथ नोआखाली गईं और भारत के विभाजन के दौरान राहत और पुनर्वास समिति के सचिव के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी आजीवन एक सच्ची गांधीवादी बनी रहीं और जन कल्याण के लिए काम करती रहीं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। उन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर 1915 में महात्मा गांधी से मिले और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और साथी बन गए। गांधी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और 1928 से 1935 तक इसके वाइस चांसलर के रूप में काम किया। स्वतंत्रता के बाद वे 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे। वे 1953 में स्थापित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। पद्म विभूषण से सम्मानित कालेलकर के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज ही पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित की। संविधान सभा में एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उन्होंने कहा था, India cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, we cannot talk about separating nations. We have to work in order to build up that world of which India shall be a worthy partner. Because not only has India the right, because of her past, because of her heritage, to give the lead, but also because of her present, when in the face of all the complexities of her own problems, she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her. Our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent, and to that end we must work towards establishing freedom in our own country and toward establishing freedom in the world. आज हम स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी याद कर रहे हैं।
जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के शाही परिवार में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार के वास्ते समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान और रूस की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। लगभग 32 वर्षों के बाद महेंद्र प्रताप सिंह अंततः 1946 में भारत लौट आए। 1957 में वे मथुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। अलीगढ़ जिले में उनके सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किया था। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। सीमा सुरक्षा बल आज 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर कड़ी चौकसी के चलते मवेशियों की तस्करी के मामले में कमी आई है। श्री सिंह ने कहा कि पंजाब और जम्मू सीमा पर ड्रोन का उड़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बल का दायरा 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने बीएसएफ का दायरा और उसके पावर्स जो हैं 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाए हैं। 2 एक्ट हैं। पासपोर्ट एक्ट, जो कि भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति जिनको पकड़ा जाए, और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, यानी कि जो भारत में अंदर, बाहर से भारत के अंदर। केवल 2 एक्ट में टोटल 3 सेक्शंस के तहत ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर का बढ़ाएगा। और सीआरपीसी के प्रावधान, यानी कि सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जो एक एनेबलिंग प्रोविजन है फॉर दीज 2 एक्ट्स। पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट किसी क्रिमिनल पे नहीं, केवल जो अवांछनीय तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, गलत डॉक्यूमेंट्स हो, उसके खिलाफ लगाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बल के कर्मियों को बधाई दी है। नागालैंड आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज सवेरे कोहिमा के सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि सरकार राज्य के विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर नागालैंड के लोगों को बधाई दी है। नागालैंड में 22वां हॉर्नबिल उत्सव आज से शुरू हो रहा है। इसे नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व माना जाता है। एक रिपोर्ट। 10 दिन के इस हॉर्नबिल उत्सव में विविधता में एकता के भावना के साथ पारंपरिक और सम्मेलन नागा संस्कृति के झलक देखने को मिलेगा। उत्सव का भव्य उद्घाटन शाम 4 बजे कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नागा दोराहार गांव किसामा में होगा। असम और नागालैंड के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी महोत्सव का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं कोहिमा से आफनो। ओडिशा में एफआईएच जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की क्वार्टर फाइनल मैच आज खेले जा रहे हैं। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 7:25 से सुना जा सकता है। इंडोनेशिया के बाली में बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के ग्रुप बी में अपना पहला मैच जीत लिया है। उन्होंने फ्रांस के टोमा जूनियर पापोव को हराया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना डेनमार्क की लायन क्रिस्टोफरसन से होगा। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर वैट 30% से घटाकर 19.4% करने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर कम होंगे। कई दर आज आधी रात से लागू होंगी। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है राजा महेंद्र प्रताप सिंह को।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी, वैसे ही पूरे देश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की चर्चा होने लगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अन्य नेताओं की पूर्ण स्वराज की मांग से 14 वर्ष पहले 1915 में ही भारत को एक आजाद देश घोषित कर दिया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राज घराने में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुनिया के अलग अलग देशों का समर्थन जुटाने के लिए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वियना और टर्की की यात्रा करके 1915 में वे काबुल पहुंचे। वहां उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारा फर्ज बनता है कि हम देश के उन सपूतों को उचित सम्मान दें जिनके साथ इतिहास ने अब तक न्याय नहीं किया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे देशभक्तों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस वर्ष नवंबर में अब तक का दूसरा सर्वोच्च वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है। नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। अमरीका के एक प्रतिनिधि मंडल ने कतर के दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अफगानिस्तान में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक बयान में अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमरीकी अधिकारियों ने मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है और तालिबान से सभी अफगानियों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पिछले 3 वर्षों में परमाणु बिजली घरों से रेडियो एक्टिव रिसाव की कोई घटना नहीं हुई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिजली घरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन सहित परमाणु बिजली के सभी पहलुओं में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पहचान योजना के तहत इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 27,80,000 दस्तकारों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि ये योजना दस्तकारों को नई सार्वभौमिक पहचान उपलब्ध कराने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड का अगले वर्ष सितंबर तक 4G सेवाएं शुरू करने का कार्यक्रम है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने बजटीय आवंटन के माध्यम से 4G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के साथ BSNL और MTNL के लिए पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। BSNL ने 4G सेवा की निविदा की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और मुंबई में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में बादल छाए रहने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, आइजोल और इम्फाल में सुबह कोहरा छाया रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा, देश में कोयले की कोई कमी नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 124 करोड़ 10 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज से प्राथमिक कक्षाएं फिर शुरू की। नागालैंड आज स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इंडोनेशिया की बाली में बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच जीत लिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।